सो हम लोग देख रहे थे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, and state synthesis, and state synthesis, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में काफी सारी रिएक्शंस हमने देखी थी, मगर वो सारी रिएक्शंस लगभग सारी हम लोग पहले पढ़ चुके थे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन केवल एक आपके लिए नई रहेगी यहां पर, दैट इज and state synthesis, when a lower carboxylic acid is to be converted into higher carboxylic acid with one carbon more than the parent in the parent chain, तब इसको पहले SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं, देन जो प्रोडक्ट बनता है उसको एक्सेस ऑफ डायजोमीथेन से रिएक्शन कराते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है उसको Ag2O के साथ हीट करते हैं, और फिर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, देन इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 1 कार्बन मोर इन द पेरेंट चेन। 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड था, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक एसिड मिला। तो दिस रिएक्शन सीक्वेंस इज कॉल्ड and state synthesis। ये रिएक्शन सीक्वेंस and state synthesis कहलाती है। हेलो। हाँ जी सर, आपने ब्रह्मांश नाम के एक लड़के को गलती से रिमूव कर दिया, तो सर उसको प्लीज ऐड कर लीजिए। आशीष, उसको देख लो क्या करना है। तो दरअसल यहां पर बीच में क्या क्या बनेगा इसको देखने के लिए CH3CH2 COCl, पहले जब SOCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, देन डायजोमीथेन के एक्सेस से जब रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर डायजो कीटोन बनता है, दिस इज डायजो कीटोन। यहां पर डायजो कीटोन बनता है। ये डायजो कीटोन को जब Ag2O के साथ हीट करते हैं, दिस डायजो कीटोन rearranges into ketene, and this ketene upon hydrolysis gives a carboxylic acid। So this is the sequence of reactions। कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं, वो एसिड हैलाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड हैलाइड को डायजोमीथेन के एक्सेस से रिएक्शन कराते हैं तो ये डायजो कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस डायजो कीटोन अपॉन ट्रीटमेंट विथ Ag2O गिव्स कीटीन। तो जो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं वो डायजो कीटोन बनता है और कीटीन बनता है। दिस कन्वर्जन ऑफ डायजो कीटोन इनटू कीटीन by the treatment of Ag2O is called Wolff rearrangement। डायजो कीटोन का कीटीन में रीअरेंज होना वोल्फ रीअरेंजमेंट कहलाता है। डायजोमीथेन के एक्सेस से जब रिएक्शन कराते हैं तब
नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है और CH3Cl इवॉल्व होता है। तो दिस इज आर्नस्टेड सिंथेसिस। 4 रिएजेंट्स डालेंगे, पहले SOCl2, then excess of diazomethane, then Ag2O, and then hydrolysis. The mechanism of Arndt synthesis reaction, जैसे अल्कोहल SOCl2 से रिएक्शन करके SNI मैकेनिज्म पहले हम देख चुके हैं। SOCl2 इस OH को SNI मैकेनिज्म से हटा के Cl लगाता है, तो इसलिए फिलहाल हम यहाँ पर डायरेक्ट उसी मैकेनिज्म से Cl लगा ले रहे हैं। यहाँ पर SO2 रिलीज होगा और HCl रिलीज होगा। SOCl2 से जब अल्कोहलिक ग्रुप की रिएक्शन होती है तब SNI मैकेनिज्म के थ्रू OH की जगह Cl लग जाता है। ऐसा अल्कोहल्स में होता है और ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के OH पे भी हो जाती है। तो इसका मैकेनिज्म लिखने के बजाय हम डायरेक्ट इसको बना लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड is first converted into acid halide. Now diazomethane जो है वो ये मॉलिक्यूल है। डायजोमीथेन ये मॉलिक्यूल है CH2N2 और इसके दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होंगे, CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव। ये डायजोमीथेन है, इसके दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? डायजोमीथेन के इन दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स में से ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों है? नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें फर्स्ट नेगेटिव। वाला ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। नेगेटिव चार्ज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होता है तो वो ज्यादा स्टेबल रहता है। तो ये फर्स्ट वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? इन दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा है? सेकेंड वाला। सेकंड वाला, क्योंकि इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है जिसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर भले ज्यादा स्टेबल है मगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन वाले एंड से अटैक ज्यादा बेहतर करेगा। तो डायजोमीथेन का ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर के थ्रू हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक C डबल बॉन्डों पे कराएंगे। चार्ज O पर जाएगा, जब ये चार्ज O पर जाएगा तो चार्ज O पर जाता है Cl, इसने अटैक किया N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये बना। लेकिन ये चार्ज पलटकर वापस आता है और इसके पास निकालने को बहुत अच्छा ग्रुप Cl प्रेजेंट है, तो ये Cl निकाल देता है। मगर तब तक इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आने से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो चुका होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन भी H+ के फॉर्म में निकल जाता है। तो फ्रॉम हियर HCl निकल जाता है एंड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव, ये बन जाता है। तो दिस इज द मेथड, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ डायएजोकीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड पर SOCl2 रिएक्शन करेगा, एसिड हैलाइड बनेगा। उस एसिड हैलाइड पर एक्सेस ऑफ डायजोमीथेन की रिएक्शन जब होगी, डायजोमीथेन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और Cl की जगह CHNN2 ग्रुप लग गया, यहाँ Cl की जगह CHN2 ग्रुप लग गया। दिस इज डायएजोकीटोन, ये डायएजोकीटोन है।
मगर इस डायजोकीटोन में वैसे देखा जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स का 5वां डेरिवेटिव हो गया। कार्बोक्सिलिक एसिड के हम 4 डेरिवेटिव मानते हैं। COOH की जगह ये ग्रुप लगा हुआ है, ये 5वां डेरिवेटिव बन गया डायजोकीटोन। लेकिन ये स्टेबल नहीं रहता है, इसमें नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज होने से Ag2O के साथ जब हीट करते हैं, या सिर्फ हीट कर देने से भी बहुत स्टेबल नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। काफी स्टेबल नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। और जैसे ये नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी और इस कार्बन पर कंडीशन ये क्रिएट हो जाएगी। ये कंडीशन क्या है? ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है ये क्या है? ये जो इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है, ये कौन सा इंटरमीडिएट है? सर कार्बिन। दिस इज कार्बीन। ये जो इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है ये कार्बीन है। कार्बीन। और कोई कुछ और बोल रहा है क्या? ये जो इंटरमीडिएट क्रिएट हुआ है दिस इज कार्बीन। कार्बीन डाइवेलेंट कार्बन एटम होता है जिसके पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम है। जैसे ये कार्बीन क्रिएट होता है, ये पूरा ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इसकी तरफ शिफ्ट कर जाता है। तो दिस कार्बीन एज सून एज इट इज फॉर्म्ड इट अंडरगोस इथाइल शिफ्ट। अगर कोई भी आर ग्रुप होता वो पूरा की पूरा शिफ्ट कर जाता, तो वी कैन से दैट इट इज अल्काइल शिफ्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये बन जाएगा। या इसको ऐसा लिखे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक से शिफ्ट हुआ है। ये C डबल बॉन्ड O है, इस पर ये CH ग्रुप लगा था और वो इथाइल ग्रुप यहाँ पर CH2 CH3 के फॉर्म में शिफ्ट होके आ गया। यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, शिफ्ट होने से यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये बॉन्ड टूटा है तो इसके पास खाली ऑर्बिटल आएगा, इसके पास 2 लोन पेयर वाला एक भरा ऑर्बिटल है। इसका जो कार्बिन का खाली ऑर्बिटल रहता है, 2 लोन पेयर नहीं रहेंगे, यहाँ एक ही रहेगा। इसके पास जो खाली ऑर्बिटल रहता है उसमें तो ये ग्रुप ने आके बॉन्डिंग कर ली। ये जो भरा ऑर्बिटल रहता है और इसके पास अभी खाली ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है, यहाँ खाली ऑर्बिटल है, यहाँ भरा ऑर्बिटल है। खाली भरे ऑर्बिटल को पास पास बनाना ठीक नहीं रहता है, इसको और इसको हम लोग डबल बॉन्ड बना देंगे। दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, दिस इज दैट कीटीन। तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम की तरफ एल्किल ग्रुप शिफ्ट होता है और ये शिफ्ट इतना फास्ट होता है कि जैसे ये ग्रुप निकलता है ये ग्रुप डायरेक्ट शिफ्ट हो जाता है। ये कंडीशन पूरी तरह से फॉर्म नहीं होती है, बल्कि ये केवल ट्रांजिशन स्टेट में होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का रास्ता कंसर्टेड रहता है। मतलब उस डायजोमीथेन से जैसे ही नाइट्रोजन निकलता है एल्किल ग्रुप इस तरफ शिफ्ट कर जाता है। कंसर्टेड मैनर में एल्किल शिफ्ट होकर सीधे ही डायजोकीटोन, सीधे ही कीटीन बन जाती है। दिस इज वॉल फ्री अरेंजमेंट। ये वॉल फ्री अरेंजमेंट कहलाता है और ये कीटीन बन गई। लेटर ऑन इस कीटीन को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये ऑक्सीजन प्रोटोनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज,
इस पर जाता है, वाटर इस पर अटैक करता है, यहां से एक H+ निकलता है, अभी यहीं पर निकाल देता हूं, वहां बनाने के बजाय। यहां से एक H+ निकल गया, तो यहाँ पर OH आया, ये इनॉल है तो ये अपने कीटो फॉर्म में बदल जाता है, H यहाँ आ जाता है, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है, मतलब ये हाइड्रोलाइज हो गया ये वाला ग्रुप, और वो COOH ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड आर्नड एस्टर्ट सिंथेसिस। कार्बोक्सिलिक एसिड पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को पहले एसिड हैलाइड में कन्वर्ट किया है, क्योंकि एसिड हैलाइड में ज्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप रहता है, न्यूक्लियोफाइल आके Cl ज्यादा इजीली लीव करता, बजाय कि ये डायजोमीथेन इस पे अटैक करता, OH अच्छे से लीव नहीं करता। तो पहली स्टेप क्यों थी? पहली स्टेप तो इसलिए थी ताकि एक पुअर लीविंग ग्रुप OH को आप पहले गुड लीविंग ग्रुप हैलाइड में कन्वर्ट कर लो। एक्चुअल रिएक्शन इसकी है, जो एक कार्बन बढ़ा देता है चेन में, ये कार्बीन, इस Cl की जगह पहले ये लग जाएगा आके, मगर ये ग्रुप इधर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन की तरफ, इधर कार्बन की तरफ, यहाँ पर, यहाँ शिफ्ट हो गया है। ये पूरा इथाइल ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, इस वाले से, पहले वो इस C डबल बॉन्ड से जुड़ा था इस कार्बन से, फिर इसको हाइड्रोलिसिस कर दिया है। तो दिस इज आर्नड एस्टर्ट सिंथेसिस। इस रिएक्शन में यहाँ पर ये HCl बनती है, जो इस डायजोमीथेन को डिकम्पोज कर सकती है। ये जो HCl बनता है, ये इस डायजोमीथेन को डिकम्पोज कर सकता है, तो वो HCl उस डायजोमीथेन को डिकम्पोज ना करे, उसके लिए वो जो HCl बना है वो उस डायजो कीटोन को डिकम्पोज ना करे, इसके लिए यहाँ एक्सेस में डायजोमीथेन ली थी, ताकि एक मॉलिक्यूल तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और दूसरा इसको खत्म कर देगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई एक्सेस ऑफ डायजोमीथेन इज टेकन। रिएक्शन में तो एक ही मॉलिक्यूल लगना था, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल इस HCl को डिकम्पोज करने के लिए लगता है, वरना वो इस प्रोडक्ट को डिकम्पोज कर देगा। तो आर्नड एस्टर्ट सिंथेसिस से आप एक लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करके एक हायर कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। सर जरूरी है कि क्लोरीन SOCl2 से लगाएं, क्योंकि इधर रिटेंशन और इन्वर्जन की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ, तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ क्लोरीन SOCl2 से ही लगाएं, PCl5 से भी लगा सकते हैं, PCl3 से भी लगा सकते हैं, पर इस रिएक्शन के जो बाई प्रोडक्ट होते हैं ये दोनों गैसियस होते हैं, तो वो इस रिएक्शन में टिकेंगे नहीं, इसलिए वो ये बेटर रहता है। तो आर्नड एस्टर्ट सिंथेसिस और इसका मैकेनिज्म। तो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कई सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देखी, करीब 10, मगर उनमें से सिर्फ एक ही आपके लिए नई है, ये वाली, बाकी सब हमने ऑलरेडी पहले कभी न कभी पढ़ी हुई थी। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज में भी रिएक्शंस काफी कम ही नई आती हैं, बल्कि जो आर्नड एस्टर्ट सिंथेसिस है इस पूरे चैप्टर में यही एक अकेली रिएक्शन है, और इसके अलावा और 2 रिएक्शंस हो रहे, मगर वो इसी मैकेनिज्म का मॉडिफिकेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स
कि 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, एसिडिक नेचर। ब्रेकिंग ऑफ दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड का ब्रेक होने से जो प्रॉपर्टी आती है दे आर एसिडिक नेचर। इस बॉन्ड का ब्रेक होने से जो प्रॉपर्टी आती है जिसमें ये OH ग्रुप हट जाता है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स बनेंगे। और तीसरा द रिएक्शन ऑफ दिस एल्किल पार्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 प्रकार की प्रॉपर्टीज देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर liquid at room temperature, higher carboxylic acids are solid. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे आर सॉल्युबल इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये वाटर में सॉल्युबल रहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है बिकॉज इनके पास OH ग्रुप भी रहता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को C डबल बॉन्ड O भी रहता है। इसलिए कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाटर सॉल्युबल रहते हैं। हायर कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें एल्किल पार्ट का बल्कीनेस बढ़ जाता है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड वाटर में अच्छे से सॉल्युबल है। 10% solution of acetic acid in water is vinegar. बेंजोइक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है मगर उसका बेंजीन पोर्शन, ये फिनाइल पोर्शन काफी बल्कियर है तो ये वाटर इंसॉल्युबल रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पहला एसिडिक नेचर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन कार्बोनिक एसिड which is more acidic than phenol। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं, हालांकि मिनरल एसिड्स HCl वगैरह कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है। सो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर, कार्बोक्सिलिक एसिड्स upon reaction with base they forms salt। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेस से रिएक्शन करने पर सॉल्ट बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। कार्बोक्सिलिक एसिड जब इतने एसिडिक हैं कि NaOH या KOH से रिएक्शन कर सकें तो सोडियम पोटेशियम से तो पक्का करेंगे ही और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड have acidic hydrogen, that's why they will form alkane। with organometallic compounds, क्योंकि इनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इन सारी रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपॉन रिएक्शन विथ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन एक्वस अगर प्योर लेंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा हाइड्रोलिसिस के कारण। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालकर उसको न्यूट्रलाइज करेंगे तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन बेसिकली FeCl3 और NH4OH से न्यूट्रलाइज करके बनाते हैं। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपना H+ आयन रिलीज करते हैं और फेरिक आयन के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज ब्लड रेड इन कलरेशन। तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप की टेस्ट रहती है
न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ में ये ब्लड रेड कलरेशन देता है, जबकि यही अगर फिनॉल होता तो यहाँ पर पर्पल या वॉयलेट कलरेशन मिलता। तो न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो रहेगा ब्लड रेड कलरेशन देता है, जबकि फिनोलिक ग्रुप जो रहता है वो पर्पल या वॉयलेट कलरेशन देता है। तो ये इनकी प्रैक्टिकल टेस्ट हो जाती है, डिटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। इन सारी रिएक्शंस में कार्बोक्सिलिक एसिड्स अपना एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक नेचर के कारण वाटर इंसॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेंजोइक एसिड वाटर इंसॉल्युबल रहता है बिकॉज ऑफ बल्कियर फिनाइल रिंग जो वाटर रिपेलिंग रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको डिसॉल्व नहीं कर पाती है। लेकिन NaOH या KOH में ये बेंजोएट आयन बनाता है और ये वाटर के साथ में आयन डाइपोल इंटरेक्शन रखता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन के बजाय आयन डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। दिस मेक्स द सब्सटेंस सॉल्युबल इन वाटर। तो बेंजोइक एसिड वाटर इंसॉल्युबल रहेगा मगर एक्वस बेस में सॉल्युबल रहेगा। इसमें जब एक्वस बाइकार्बोनेट डालेंगे कुछ नहीं होगा, बिकॉज बाइकार्बोनेट जो रहता है कम एसिडिक रहता है, ये इसको H नहीं दे सकता। एक वीक एसिड अपने से स्ट्रॉन्गर एसिड को डिस्प्लेस मीडियम में नहीं कर सकता। तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने पर कुछ भी नहीं होता है। फिर जब और स्ट्रॉन्गर एसिड HCl डालते हैं तो ये जबरदस्ती इसको H+ दे देता है एंड बेंजोइक एसिड बनता है जो कि फिर से वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है। तो this can also be used to identify and to purify benzoic acid। ये मेथड बेंजोइक एसिड को प्यूरिफाई करने की मेथड हो सकती है। बेंजोइक एसिड को पहले वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो इनसॉल्युबल रहेगा तो वाटर सॉल्युबल इम्प्यूरिटी डिसॉल्व हो जाएंगी वाटर में, फिर उसको अलग कर लेंगे, फिर उसमें एक्वस NaOH डालेंगे, वो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा। तो वाटर इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज अलग हो जाएंगी क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होके वाटर में चला गया है, उसको अलग कर लेंगे, फिर उसमें एक्वस HCl डाल देंगे। बेंजोइक एसिड फिर से इनसॉल्युबल होके प्योर अलग हो जाएगा, इम्प्यूरिटी सब वहीं रह जाएंगी। इसी की जगह अगर ये फिनॉल होता, पहले भी बता चुका हूं, फिनॉल भी इसी प्रकार से वाटर इंसॉल्युबल रहता है, लेकिन अपने एसिडिक नेचर के कारण फिनॉक्साइड आयन वाटर से आयन डाइपोल इंटरेक्शन रख के सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट से फिनॉल डिस्प्लेस हो जाएगा। अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैन डिस्प्लेस अ वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है। तो हम कह सकते हैं HCl कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिक एसिड को डिस्प्लेस कर सकता है, कार्बोनिक एसिड फिनॉल को डिस्प्लेस कर सकता है। यहाँ पर कार्बोनिक एसिड फिनॉल को डिस्प्लेस कर रहा है, वहां पर HCl कार्बोक्सिलिक को डिस्प्लेस कर रहा है। चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है कार्बोनिक एसिड से, दैट्स व्हाई वी कैन एक्सपेक्ट a carboxylic acid when reacts with sodium bicarbonate will form its salt and will give the effervescence of carbon dioxide। अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड को
सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीट कराएं तो ये CO2 का इफरवेसेंस देगा, बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 को डिस्प्लेस कर सकता है। कार्बोनिक एसिड बेसिकली CO2 ही रहती है, पानी में डिसॉल्व रहती है, तो वो सोडियम कार्बोनेट है, नहीं तो फिर वो CO2 है। लेकिन फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल में डिस्टिंक्शन किया जा सकता है बाय सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में इफरवेसेंस दे रहा है, मतलब वो पक्के से कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, क्योंकि यही ग्रुप इतना एसिडिक हो सकता है कि वो सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को डिस्प्लेस कर ले। तो these are the properties of carboxylic acid which arises due to the breaking of OH bond, acidic nature. But now the properties of carboxylic acids which arises because of the breaking of this bond, इस वाले बॉन्ड की ब्रेकिंग के कारण आने वाली रिएक्शंस। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर रिएक्शन होती है तो इस OH की जगह कोई और आके लगेगा, तो बेसिकली ये जो रिएक्शन रहेंगी ये वो रिएक्शन रहेंगी जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हमें डेरिवेटिव्स मिलेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप रहता है, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन में हमने देखा था। ये C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखता है तो कार्बन पे प्लस चार्ज आता है। कार्बन पे ये प्लस चार्ज आने से न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर इजियर हो जाता है, और जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है तब ये कंडीशन क्रिएट होती है। जैसा कि हमने देखा था एल्डिहाइड या कीटोन में एक प्लेनर कार्बोनिल ग्रुप था, उस पे न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो वो प्लेनर ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन वाला वो टेट्राहेड्रल बनता है, जिसमें 120 डिग्री बॉन्ड एंगल वाले ग्रुप 109 डिग्री पे आने लगते हैं। ये इन ग्रुप को पास पास कर देता है, वो ग्रुप जो पहले 120 डिग्री पे ऐसे थे वो पास आ जाते हैं। इसके कारण प्रॉब्लम आती है, ये ग्रुप का पास आना स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, तो ये वापस से प्लेन होना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, या तो ये चाहते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल वापस चला जाए, या फिर ये वापस स्ट्रक्चर अपने आप को प्लेनर करना चाहता है, तो ये इसके बजाय इस ग्रुप को निकाल देता है। मतलब कोई एक ग्रुप तो वापस निकल जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल ही वापस निकल गया तो वो तो नॉन इफेक्टिव कोलिजन हुआ, पर न्यूक्लियोफाइल की जगह कोई और निकल गया एंड दिस ग्रुप विल बिकम अगेन प्लेनर। जिसको मैं इसके पहले बोलता था कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, चार्ज पलट के आता है। ये चार्ज पलट के क्यों आता है, उसका कारण है कि वो प्लेनर स्ट्रक्चर प्लेनर रहना चाहता है, वो टेट्राहेड्रल नहीं बनना चाहता है, वो प्लेन होना चाहता है फिर से, तो वो चार्ज पलट के आता है। अगर यहाँ निकालने को R या H होते जो कि कार्बन आयन या हाइड्राइड आयन के फॉर्म में निकलते तो वो निकलते ही नहीं, तो वो रिएक्शन यहीं तक रह जाती जैसा अल्डिहाइड कीटोन में हुआ था। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में चूंकि यहाँ OH रहता है वो निकल जाता है, तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या देखने मिलती है, ओवरऑल हमें रिएक्शन में ऐसा दिखता है कि इस न्यूक्लियोफाइल ने आके इस OH को हटा दिया और हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मिल गया। इस ओवरऑल रिएक्शन को अगर हम देखें, दिस ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स टू बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, OH सब्स्टिट्यूट हो गया।
दिस ओवरऑल रिएक्शन अपीयर्स टू बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर इसको मैकेनिज्म को ध्यान से देखिए तो बताइए कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि ये कोई और रिएक्शन है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि ये कोई और रिएक्शन है? हाँ जी सर पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ। पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ। बेसिकली ये मैकेनिज्म एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म कहलाएगा। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले एडिशन हुआ है फिर एलिमिनेशन हुआ है। अच्छा, एराइल हैलाइड में हमने देखा था एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म, वहां पहले एलिमिनेशन हुआ था बाद में एडिशन हुआ था। बेंजाइन मैकेनिज्म जो था वो एलिमिनेशन एडिशन था, ये एडिशन एलिमिनेशन है। और इस तरह से ये हट जाएगा। बल्कि ये नहीं, इस OH की जगह अगर कोई ग्रुप L होता तो ये ग्रुप L मतलब लीविंग ग्रुप, ये चला जाता। नॉट ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड but the derivatives of carboxylic acids will also behave like this। तो ये जनरल मैकेनिज्म ना केवल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिएक्शन का है बल्कि उनके जो चारों डेरिवेटिव है उनका भी है। और रिएक्शन की रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करेगी ये लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है। रिएक्शन में रिएक्टिविटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि ये लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है। अल्डिहाइड कीटोन में क्या होता था, रिएक्शन यहीं तक रुक जाती थी तो वी विल कॉल इट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन यहाँ क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, सो दैट ओवरऑल रिएक्शन इज अपीयरिंग टू बी सब्स्टिट्यूशन। और ये लीविंग ग्रुप कितना अच्छा है उस पर डिपेंड करेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके जो चारों डेरिवेटिव्स है उनमें सबसे ज्यादा फास्टर रेट से इस मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट कौन करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनके जो चारों डेरिवेटिव्स है इस मैकेनिज्म के थ्रू सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी? सर एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड की। इफ द लिविंग ग्रुप इज हैलाइड इट विल रिएक्ट फास्टर। एसिड हैलाइड के बाद अगला सर एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, बिल्कुल सही बात। फिर उसके बाद अगला सर एस्टर। गलत जवाब। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद ईस्टर, और सबसे कम रिएक्टिव रहेगी एसिड अमाइड की, क्योंकि अमाइड आयन अगर यहाँ से निकला तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अमाइड आयन बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होगा। अल्कोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन से स्ट्रॉन्ग बेस होता है। फिर हाइड्रोक्साइड आयन एसिड एनहाइड्राइड, और सबसे ज्यादा इजीली रिएक्ट करेंगे एसिड हैलाइड। ठीक है, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस मैकेनिज्म फॉर, अच्छा इसीलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि इस मैकेनिज्म के प्रति जो रिएक्टिविटी रहेगी वो एसिड हैलाइड की सबसे ज्यादा रहेगी। इस मैकेनिज्म के लिए रिएक्टिविटी एसिड हैलाइड की सबसे ज्यादा रहेगी। तो इसलिए हमने आर्नस्टेड सिंथेसिस में क्या किया था, एसिड हैलाइड को पहले, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर लिया था। तो इसीलिए हम पहले एसिड हैलाइड में चीजों को कन्वर्ट कर लेंगे या एसिड एनहाइड्राइड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये तीन ज्यादा रिएक्टिव नहीं रहेंगे। तो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स and their derivatives। Properties of carboxylic acids by this mechanism। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टी इस मैकेनिज्म के थ्रू, द रिएक्शन विच
PCl5 और phosphorus trihalide or SOCl2. The properties of carboxylic acid through this mechanism. The reaction of carboxylic acid with PCl5. When a carboxylic acid is treated with PCl5, it gives acid halide. Or when a carboxylic acid is treated with phosphorus trihalide, जिसको कि in situ बनाना पड़ेगा by the reaction of red phosphorus and bromine, it will give acid bromide. Or acid halide can be prepared by the reaction of carboxylic acid with SOCl2. तो इससे एसिड हैलाइड बन जाएंगे। मैकेनिज्म अभी बताया वही वाला है। हालांकि ये लुईस एसिड जो रहेगा ये मीडियम में क्या करेगा, ये मीडियम में कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को पहले गुड लीविंग ग्रुप में बदलेगा, फिर निकालना इजी करेगा उसको। जैसे PCl5 के साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लिखें। अभी मैकेनिज्म में हमने न्यूक्लियोफाइल को डायरेक्ट अटैक करा दिया था। अगर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करता है तो OH को लीव करना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्टी से लीव करेगा। उसके बजाय PCl5 लुईस एसिड है, पहले ये ऑक्सीजन के लोन पेयर से बॉन्डिंग कर लेगा, कन्वर्टिंग दैट पुअर लीविंग ग्रुप इनटू अ गुड लीविंग ग्रुप। लेटर ऑन फ्रॉम द मीडियम Cl माइनस आयन आएगा, चार्ज O पर जाएगा, लेकिन अब ये एक पुअर लीविंग ग्रुप आपके पास में है, ये पलट के आएगा और इसको निकाल देगा, तो ये एसिड हैलाइड बन गया। और P के साथ में ये OH चला गया, 4 Cl उसके पास लगे हैं। ये मॉलिक्यूल एज सच उतना स्टेबल नहीं रहेगा, तो ये H+ और Cl- आयन निकालकर टेट्राहेड्रल POCl3 बना देगा। तो ये मैकेनिज्म देखा जाए तो वही वाला है, एडिशन जिससे चार्ज O पे गया, बाद में एलिमिनेशन जिससे एसिड हैलाइड बन गया। ऐसे ही फास्फोरस के ट्राइहैलाइड और SOCl2 से रिएक्शन हो जाती। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स विथ फास्फोरस पेंटाहैलाइड और फास्फोरस ट्राइहैलाइड और SOCl2 टू गिव एसिड हैलाइड। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज है, मगर ये उनके डेरिवेटिव्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। वापस क्यों पढ़ेंगे हम वहां पर? सर ये बात कहनी थी कि आखिर में POCl3 बना। सर अगर POCl3 को रिएक्ट करा देते तो मतलब भले बाय प्रोडक्ट कुछ और में, लेकिन क्या फिर एसिड हैलाइड नहीं मिल सकता था सर? POCl3 जो बना उसी को अगर अपन PCl5 की जगह यूज करें, कोई इश्यू रहता उसमें? POCl3 रिएक्ट करके वो नहीं बनाएगा। POCl3 डिहाइड्रेशन करता है, लेकिन यहाँ डिहाइड्रेट होने को कोई सब्सटेंस ज्यादा प्रॉपर है नहीं और काफी हीट करना पड़ता है, तो यहाँ ओके पर सर। रिएक्शन वहीं तक रुकती है। ओके सर।
Next one is reaction with ammonia. Carboxylic acids when reacts with ammonia, पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, carboxylic acids when reacts with ammonia, first of all they undergo acid base reaction to form ammonium carboxylate. इस अमोनियम कार्बोक्सिलेट को अगर हम हीट कर दें तो ये डिहाइड्रेट होता है और अमाइड बनाता है। यहां से 2 H और एक ये O निकल जाता है, बिकॉज ऑफ हीटिंग डिहाइड्रेशन हो जाता है। Carboxylic acids upon reaction with ammonia it forms ammonium carboxylate which upon dehydration gives acid amide. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स एसिड अमाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। हाउएवर इसमें अभी भी एक और वाटर मॉलिक्यूल निकल के डिहाइड्रेशन और फर्दर हो सकता है। पहला डिहाइड्रेशन सिंपल हीटिंग से हो जाएगा, बट ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसका डिहाइड्रेशन सिर्फ हीटिंग से नहीं होगा, यू हैव टू टेक सम स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट आल्सो। तो इस एसिड अमाइड को अगर स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 के साथ हीट कर देते हैं, देन इट फर्दर अंडरगोस डिहाइड्रेशन टू फॉर्म एल्किल साइनाइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स upon reaction with phosphorus halides or SOCl2 forms acid halide. With ammonia they forms amide or cyanide. क्वेश्चन में अगर सिर्फ हीटिंग दिया है तो यहां तक कराएंगे, अगर डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी लिया है तो फिर कंप्लीट डिहाइड्रेशन करा देंगे। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ alcohol. Carboxylic acids upon reaction with alcohol in acidic medium forms ester. Carboxylic acids alcohol के साथ रिएक्शन करके concentrated acid के साथ में ester फॉर्म करते हैं। The reaction is called esterification. डाइल्यूट एसिड इस इक्विलिब्रियम को बैक ला देता, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ले जाता है, डाइल्यूट एसिड इक्विलिब्रियम को बैक लाता है। इस मैकेनिज्म, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर में पढ़ा था। ईस्टर जब हाइड्रोलाइज होती है तो एसिड और अल्कोहल बनता है, उसी मैकेनिज्म का रिवर्स मैकेनिज्म एस्टरिफिकेशन का होता है, और ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड को H+ प्रोटोनेट करता है, जिससे कि एक कार्बोकेटायन बनता है। आगे का मैकेनिज्म कंप्लीट कीजिए। आगे का मैकेनिज्म कंप्लीट कीजिए जिससे कि ईस्टर बन जाए आखिरी में।
So this will be the mechanism. मैकेनिज्म की सारी स्टेप्स रिवर्सिबल लिखी जाएंगी बिकॉज ओवरऑल रिएक्शन रिवर्सिबल है. H+ आयन पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, पॉजिटिव चार्ज कैनोनिकल स्ट्रक्चर में कार्बन पर रहेगा, अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा, फिर इस पर एक H+ आयन और अटैक करेगा, इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा जो इधर के लोन पेयर और इधर के लोन पेयर दोनों से स्टेबल हो सकता है. इधर वाले से जब होगा तो ये H+ निकाल देगा, कार्बोनिल ग्रुप बन जाएगा. इसी मैकेनिज्म का रिवर्स लिखा था हमने पहले हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर करते समय. और कई लोग पूछते हैं एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल रहते हैं, तो ये कहां से आ गया फिर? मैं नहीं बताता तो कोई तो अभी पूछ लेता कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म में एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल रहते हैं, तो यहाँ क्यों आ गया? इंटरमीडिएट के रूप में तो आ ही सकता है ना, प्रोडक्ट के रूप में तो नहीं आता है. अच्छा, बल्कि एक बात है, एक कार्बन पे 2 OH होने से वाटर निकल के CO ग्रुप बन जाता है. अगर आप इस रिएक्शन को यहां से देखो तो क्या है, वही तो हुआ है, OH से वाटर निकल के C डबल बॉन्ड O बन गया. अगर आप इस मैकेनिज्म में यहां से देखो, ये दोनों OH से वाटर रिलीज होके C डबल बॉन्ड O ग्रुप बन आ गया, जिसको कि पहले हम ऐसा डब्बा मेथड से ऐसा कर देते थे ये, और ये H+ गया तो ये OR लगी गया, वो पूरा मैकेनिज्म. बल्कि यहाँ तो आप ये देख सकते हो, एक कार्बन पर 2 OH होने से डिहाइड्रेशन होने का मैकेनिज्म है ये, और एक कार्बन पे 2 OH होने से जब डिहाइड्रेशन होता है तो उस मैकेनिज्म में यहाँ पे कार्बोकेटायन बनता है. तो अगर इस कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करने वाला कोई ग्रुप लगा रहेगा यहाँ, बहुत इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, वो इस कार्बोकेटायन को बनने नहीं देगा, तो वो इस कंडीशन को स्टेबल रख सकता है. इसीलिए मैंने पहले बताया था एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल रहते हैं, लेकिन अगर बगल के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन पुल करने वाले ग्रुप लगे हों तो वो इसको थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं इस कंडीशन को, क्योंकि वो उस डिहाइड्रेशन को रोकेंगे. तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स to give acid halide, to give acid amide, and to give ester. This reaction is called esterification reaction. Acid catalyzed esterification होता है. बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज पुअर लिविंग ग्रुप OH गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. Next one is reaction of carboxylic acids, dehydration. When a carboxylic acid is heated alone, then 2 molecules of carboxylic acid dehydrate to form acid anhydride. अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें तो उसके 2 मॉलिक्यूल डिहाइड्रेट होकर एनहाइड्राइड बना देते हैं. इस रिएक्शन को हम इस प्रकार से जस्टिफाई कर सकते हैं कि फॉर वन कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल another carboxylic acid molecule act as the nucleophile. एक कार्बोक्सिलिक के लिए दूसरा कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का काम करता है. सर अगर दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते तो उस प्रोडक्ट को किसका एनहाइड्राइड बोलते हैं?
So carboxylic acids when heated alone they form acid anhydride. तो अगर आपने एसिटिक एसिड को हीट किया होता अकेले को तो हमको यहाँ एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता। इसको हम कह सकते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। And this reaction is better to prepare symmetrical anhydrides जिनके ये दोनों ग्रुप एक जैसे हों, क्योंकि अगर आपने अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनाने की कोशिश की तो ये दोनों दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड आप मीडियम में लोगे, और जब दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड आप मीडियम में लोगे तो यहाँ आपको दो सिमेट्रिकल और दो अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट मिलेंगे। इसलिए डिहाइड्रेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए सिमेट्रिकल बनाने के लिए ये रिएक्शन ठीक है। अगर अपने को अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनाना है और आपने मीडियम में दो प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड लिए, तब आपको एक एसिटिक एनहाइड्राइड, एक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड और एक एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड तीनों मिलेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स upon heating gives anhydride product. ये एनहाइड्राइड फॉर्मेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पास पास लगे हो तो इंटरनली भी हो जाता है। थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड रहेगा तो थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। हालांकि ये COH ग्रुप अगर उस मॉलिक्यूल में दूर रहते तो इंटरनल एनहाइड्राइड फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो कई बार क्वेश्चंस में ये दिया रहता है कि एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और वो हीट करने पर एनहाइड्राइड बना रहा है, तो वो ऐसा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसके COH ग्रुप पास में आ सकते हैं, या तो पास में लगे हैं या पास में आ सकते हैं। सिमिलरली सपोज आपके पास में 6 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, एडिपिक एसिड, ये हीट करने पर एनहाइड्राइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा? एडिपिक एसिड हीट करने पर एनहाइड्राइड बनाएगा या नहीं बनाएगा? हाँ या ना, कोई एक जवाब तो दो। एडिपिक एसिड हीट करने पर एनहाइड्राइड बनाएगा या नहीं बनाएगा? सर बना सकता है, वो रिंग बना सकता है। बना सकता है क्योंकि इसके दो COOH ग्रुप काफी दूर है, और दूर रहने के कारण अच्छा ये रहेगा कि मॉलिक्यूल में ये एक रिंग के थ्रू पास आ सकेगा, एंड लेटर ऑन फिर ये इस प्रकार से ये एडिपिक एनहाइड्राइड बना देगा। लेकिन अगर ये ज्यादा पास होते और एंगल स्ट्रेन आता तो हो सकता है नहीं बनता। अगर 6 या 7 मेंबर रिंग बन के एनहाइड्राइड बन सकता है तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने बताया कि ये रिएक्शन सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनाने के लिए ठीक है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनाने के लिए
आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो दिक्कत है। तो अगर आपको एज अ मेजर प्रोडक्ट इसको बनाना है सेटिस्फैक्ट्री यील्ड में, तो क्या करेंगे? अगर आपको एक अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड को बनाना है सेटिस्फैक्ट्री यील्ड में, तो क्या कर लें? बजाय दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करके एनहाइड्राइड बनाने के, बेहतर है कि आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी दूसरे एसिड हैलाइड से करा दो। क्योंकि एसिड हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड will react with an acid halide, this will act as nucleophile and it will take over this to release this Cl and will form unsymmetrical anhydride in the better yield. क्योंकि रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा है फॉर द न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और ये न्यूक्लियोफाइल का काम ज्यादा बेहतर करेगा बजाय कि ये किसी के अटैक से OH को निकाले। तो दिस इज द बेटर पॉसिबिलिटी। तो अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड बनाना है तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दो, एसिड हैलाइड से सिमेट्रिकल बनाना है तो उसको अकेले को हीट करो। तो रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू फॉर्म देयर डेरिवेटिव्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई है। So these are the properties of carboxylic acids which occur due to the breaking of their CO bond. Next one is carboxylic acid की वो reactions जो इनके इस R portion की reaction रहती है। Now ये जो R portion ये एक saturated carbon chain होगी, और अगर ये एक सैचुरेटेड कार्बन चेन है तो फिर इस पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है? ये एक सैचुरेटेड कार्बन चेन है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात हम करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर सकती है? हर्ष? सर हेलोजिनेशन करवा सकते हैं लाइट के प्रेजेंस में। इसका हेलोजिनेशन करवा सकते हैं क्योंकि ये एक सैचुरेटेड कार्बन चेन है। तो हेलोजिनेशन व्हेन अ कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with chlorine or bromine in the presence of light or heat, it will undergo halogenation at the different carbon atoms. पॉलीहेलोजिनेशन भी होगा, बट चूंकि हम मोनोहेलोजिनेशन पे ध्यान देते हैं इसलिए अगर मोनोहेलोजिनेशन की भी बात करें तो यहाँ पर कहीं भी हेलोजिनेशन हो सकता है। खासतौर से ब्रोमिनेशन करेंगे या क्लोरीनेशन करेंगे तो कहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अल्फा कार्बन पर, बीटा कार्बन पर, गामा कार्बन पर कहीं पर भी हेलोजन लग सकता है, तो रैंडम प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन अगर आपने इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन रेड फास्फोरस और ब्रोमीन से कराई होती, मतलब आपने यहाँ सिर्फ ब्रोमीन से कराई है, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन अगर कराया होता तो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता। फिर बीटा और गामा कार्बन पर हेलोजिनेशन के बजाय
अल्फा पोजीशन पर हेलोजिनेशन प्रॉपरली पूरा मिलता। दिस एक्सक्लूसिव हेलोजिनेशन एट द अल्फा कार्बन because of this red phosphorus is called Hell-Vollard-Zelansky reaction. This reaction is called Hell-Vollard-Zelansky reaction. The exclusive halogenation at the alpha carbon atom in the presence of red phosphorus and the halogen is called Hell-Vollard-Zelansky reaction. तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हेलोजिनेशन आपने नॉर्मली कराया है तो अल्फा बीटा गामा जहां भी लगना है सब जगह लगेगा, प्रोबेबिलिटी जहां जहां रहेगी। लेकिन अगर रेड फास्फोरस ब्रोमीन से या रेड फास्फोरस क्लोरीन से कराया तो अल्फा पोजीशन पर हेलोजिनेशन होगा। दिस अल्फा हेलोजिनेशन इज कॉल्ड Hell-Vollard-Zelansky रिएक्शन। वी कैन कंसीडर कि ऐसा क्यों होता है। रेड फास्फोरस और ब्रोमीन आपस में रिएक्शन करके पहले PbR3 बना लेंगे। दिस PbR3 फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनटू दिस COBr। इस Br के यहां लग जाने से इसके माइनस आई इफेक्ट से इस अल्फा कार्बन की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अल्फा पोजीशन पे रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाती है एज कंपेयर टू बीटा गामा। एंड बाद में जब माइल्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज नहीं होता, लेकिन ये हो जाता है क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव बॉन्ड है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि Hell-Vollard-Zelansky रिएक्शन में रेड फास्फोरस लेने से अल्फा ब्रोमिनेशन ही क्यों होता है, बिकॉज पहले यहाँ Br लग जाता है जो कि इसकी रिएक्टिविटी अल्फा को बढ़ा देता है। ये दूर पड़ जाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से ऑपरेट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में जैसे जैसे ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ती है उसका इफेक्ट कम होता जाता है, तो अल्फा कार्बन पास पड़ता है बीटा गामा के कंपेरिजन में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज other properties of carboxylic acids. Reduction of carboxylic acids. Carboxylic acids are difficult to reduce. They can be reduced only by LiAlH4, even not by NaBH4 or H2PD. And when they get reduced, they forms primary alcohol. Carboxylic functional group reduce होता है केवल LiAlH4 से। LiAlH4 एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले एसिड हैलाइड में कन्वर्ट कर लें और फिर H2PD से रिडक्शन करा दें। ये रास्ता ज्यादा सस्ता पड़ेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन बाय LiAlH4। सब B2H6 से हो सकता है इसका रिडक्शन? हाँ, B2H6 से हो जाता है, लेकिन NaBH4 से नहीं होता है, बट B2H6 से हो जाता है। B2H6 BH बॉन्ड रखता है और ये रिड्यूस कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिडक्शन
LiAlH4 से होता है, B2H6 से होता है। डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, DiBAlH4, DiBAlH, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। है तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ही, मगर एल्यूमिनियम के पास 4 हाइड्राइड है, जहां एल्यूमिनियम के पास एक ही हाइड्राइड होता है, रिएक्टिविटी कम होती है, ये अल्डिहाइड ग्रुप तक ही रिड्यूस कर पाता है। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज, कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिफिकल्ट होते हैं ऑक्सीडाइज करने को, इसलिए अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर अल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, अल्डिहाइड कीटोन ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, मगर रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पर रुक जाती है। Among carboxylic acid, formic acid is easier to oxidize. Formic acid easier to oxidize होता है, and ये H2O और CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जहां बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, कंबशन कर दो तो बात अलग है, अदरवाइज फॉर्मिक एसिड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। इवन टॉलेंस रिएजेंट से फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा, या तो ये कह दें कि देखो फॉर्मिक एसिड के पास में अल्डिहाइडिक ग्रुप था, या ये कह दें कि ये चूंकि आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है इसलिए टॉलेंस रिएजेंट से ये ऑक्सीडाइज हो गया। तो फॉर्मिक एसिड टॉलेंस टेस्ट दे देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा। तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट एक तो अल्डिहाइड देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं, और फॉर्मिक एसिड देता है। कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। ड्राई डिस्टिलेशन, अगर आप ध्यान से देखो तो मैक्सिमम रिएक्शंस जो हैं सब रिपीट हो रही हैं, हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इनफैक्ट दे आर सॉल्ट। अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम, बेरियम या मैग्नीज सॉल्ट को हीट किया जाता है, दो मॉलिक्यूल कंडेंस होकर कीटोन बनाते हैं। अगर ये फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट होता तब फॉर्मेल्डिहाइड बनता, लेकिन अगर फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट और किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट को हीट किया जाता तो एल्डिहाइड बनता। इस रिएक्शन को हमने एल्डिहाइड कीटोन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के दौरान पढ़ा था। Similarly, soda lime decarboxylation,
when a carboxylic acid is strongly heated with soda lime, it gives alkane with 1 carbon less than the parent halide, parent carboxylic acid. ये रिएक्शन भी हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं. Similarly, Kolbe's electrolysis. When sodium or potassium salt of a carboxylic acid is electrolyzed, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है तो ये टूटकर कार्बोक्सिलेट आयन और पोटेशियम आयन देता है मीडियम में. आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया. चूंकि एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया है तो मीडियम में H+ आयन और OH- आयन भी होंगे. कैथोड पर K+ और H+ दोनों जाएंगे. रिड्यूस होने की टेंडेंसी K+ की ज्यादा होती है, H+ की ज्यादा होती है. H+ will take electron to form H2 at cathode. तो कैथोड पर H2 गैस इवॉल्व होगी. कार्बोक्सिलेट आयन एंड OH आयन ये दोनों नेगेटिव चार्ज आयन है तो ये एनोड पे पहुंचेंगे. एनोड पर कार्बोक्सिलेट आयन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपना चार्ज न्यूट्रल कर देंगे. लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आता है ये इस बॉन्ड को होमोलिटिक तोड़ देता है. CO2 निकल जाती है और R रेडिकल मीडियम में बन जाता है. एनोड पर ऐसे 2 R रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और यहाँ पर R प्रकार की एल्केन बनेगी और CO2 गैस इवॉल्व होगी. दिस इज कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस. मगर ये रिएक्शन भी पहले बता रखी है एल्केन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि इससे आपको एक एल्केन मिला है. ओवरऑल रिएक्शन पता करना है तो इन सारी रिएक्शंस को ऐड कर देंगे. Hunts-Dicker reaction. Hunts-Dicker reaction. When silver salt of a carboxylic acid is heated with bromine, it forms AgBr. CO2 is released and alkyl bromide with 1 carbon less is formed. तो ये सारी रिएक्शंस आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हुई है. So these are the properties of carboxylic acids. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज हमने देखी. नेक्स्ट वन इज डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एसिड, हैलाइड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स एसिड, हैलाइड. इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन अभी हमने देखी कार्बोक्सिलिक एसिड से और इनकी प्रॉपर्टीज भी हम मैक्सिमम जानते हैं.
पर पहले देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। nomenclature of acid halide in common system of nomenclature. Common system of nomenclature, एसिड हैलाइड का नाम कॉमन सिस्टम में रखने में ये जिस एसिड के हैलाइड होते हैं उस एसिड का कॉमन नेम, उस एसिड के कॉमन नेम का एक एसिड हटा देते हैं और YL हैलाइड जोड़ देते हैं। कॉमन नेम ऑफ द एसिड का एक एसिड वर्ड हटा देंगे और YL हैलाइड जोड़ देंगे तो उससे उस एसिड हैलाइड का नाम आ जाता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर का भी तरीका यही है। मगर उसमें क्या करेंगे, IUPAC नेम ऑफ एसिड में से एक एसिड हटाएंगे और YL हैलाइड जोड़ देंगे। तो अगर हम इसकी बात करें CH3COCl की, तो ये एसिटिक एसिड का मतलब ये एसिटिक एसिड का हैलाइड है। इसका जो एसिड पार्ट है उसका कॉमन नेम था एसिटिक एसिड, लेकिन इसका जो एसिड पार्ट है उसका IUPAC नेम था इथेनोइक एसिड। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा एसिटिक एसिड का एक एसिड हटाया, YL क्लोराइड जोड़ा, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एसिटाइल क्लोराइड। लेकिन इसका IUPAC नेम ये इथेनोइक एसिड था, और अगर आप इथेनोइक एसिड का एक एसिड हटा के YL हैलाइड जोड़ते हैं तो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसका कॉमन नेम है एसिटाइल क्लोराइड, इसका IUPAC नेम है इथेनॉइल क्लोराइड। नॉमेनक्लेचर अगर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके सारे डेरिवेटिव्स का यही तरीका है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के चारों डेरिवेटिव्स का यही तरीका है। सपोज अगर ये एसिड अमाइड होता तो कॉमन नेम ऑफ द एसिड का एक एसिड हटाकर वहां पर अमाइड वर्ड जोड़ देते। अगर एसिड अमाइड होंगे तो कॉमन नेम ऑफ द एसिड का एक एसिड हटाकर अमाइड जोड़ देंगे। तो अगर मैं इसका नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, एसिटिक एसिड का अमाइड है तो एसिटिक का एक हटाया और अमाइड जोड़ा तो इसका नाम हो जाएगा एसिटामाइड। और इथेनोइक एसिड का एक हटाया और अमाइड जोड़ा तो इसका नाम वैसे तो क्या होता, इथेनोअमाइड। लेकिन दो वॉवेल एक साथ जब आते हैं तो एक वॉवेल ड्रॉप होता है तो ये हो जाएगा इथेनामाइड। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड हैलाइड और नॉमेनक्लेचर ऑफ अमाइड सेम तरीके का फॉलो करता है। एसिड हैलाइड में आप यहाँ YL हैलाइड ऐड करते हैं
अमाइड में अमाइड ऐड करते हैं, लेकिन IUPAC नाम में वो O ड्रॉप हो जाता है। सिमिलरली अगर ये एनहाइड्राइड होते, अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स एनहाइड्राइड होते, तरीका वही रहेगा, बस अब की बार हम यहाँ एक एसिड नाम का ड्रॉप करके एनहाइड्राइड वर्ड यूज ऐड कर देंगे। नहीं, एनहाइड्राइड में बस ऐसा नहीं करेंगे, एनहाइड्राइड को बाद में लेते हैं, पहले तीनों एक जैसे जो चल रहे हैं, ये दोनों एक जैसे हो गए। चलिए एनहाइड्राइड को ले लेते हैं। यहाँ पर एक एसिड हटाकर एनहाइड्राइड वर्ड नहीं जोड़ेंगे, बल्कि यहाँ एक एसिड को रहने देंगे और उसको रहने देंगे और एसिड वर्ड हटाएंगे। और एनहाइड्राइड जोड़ देंगे। कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम का एसिड वर्ड हटाएंगे, IUPAC में IUPAC नेम का एसिड वर्ड हटाएंगे। यहाँ एक एसिड के बजाय सिर्फ एसिड हटेगा। जैसे कि अगर ये होता, ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, तो इसका कॉमन नेम हो जाता एसिटिक एनहाइड्राइड और इसका IUPAC नेम हो जाता इथेनोइक एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड्स की नेमिंग में हमने सिर्फ एसिड वर्ड हटाया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड होता तो फिर इन दोनों एसिड के नाम अल्फाबेटिकली लिखते, ये हो जाएगा एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। एसिटिक प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, या ये हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इन केस ऑफ ईस्टर, ईस्टर की नेमिंग थोड़े अलग ढंग से करते हैं। ईस्टर बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्कोक्सी डेरिवेटिव, लेकिन हम इनको कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोक्सी डेरिवेटिव मानने के बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्काइल डेरिवेटिव मानते हैं। मतलब नेमिंग करने में हम क्या करेंगे, ईस्टर की इतने पार्ट को एसिड से मानेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का इतना पार्ट अगर लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर इतना पार्ट लेते हैं, तो ये है कार्बोक्सिलेट आयन और ये अल्काइल ग्रुप है। मतलब कॉमन सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में ईस्टर को कहेंगे एल्काइल कार्बोक्सिलेट, ईस्टर को कहेंगे एल्काइल कार्बोक्सिलेट। वो कार्बोक्सिलेट वर्ड किसके लिए लेना है, कॉमन सिस्टम में कॉमन नेम से आएगा, IUPAC में IUPAC से आएगा। मतलब अगर मेरे पास में ये ईस्टर है जो कि एसिटिक एसिड की इथाइल ईस्टर है, तो कॉमन सिस्टम में इसका नाम आएगा इथाइल एसीटेट, मतलब एल्काइल कार्बोक्सिलेट।
and that carboxylate word is derived from the common name of the acid. लेकिन इथाइल इथेनोएट, इथेनोइक एसिड का जो पार्ट रहता वो इथेनोएट होता। ये 2 कार्बन वाला एसिड था, एसिटिक एसिड, उसको कहते हैं एसीटेट या उसको कहते हैं इथेनोएट। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पढ़ेंगे।